टॉपिक चल रहा है अपना इनर प्रोडक्ट स्पेस। अंतर गुणन समष्टि हमने समझ लिया था कि v क्रॉस v से मतलब दो एलिमेंट में उठा रहा हूं और इनर प्रोडक्ट स्पेस नाम के फंक्शन को जब वैल्यू पुट करेंगे और आंसर मेरे को एक स्केलर वैल्यू f में मिल जाएगी। ठीक है, और वो तीन कंडीशन का फॉलो करता है। पहली कंडीशन नॉन नेगेटिविटी, अल्फा बीटा जो है वो हमेशा कौन सी पॉजिटिव, और अगर अल्फा अल्फा जीरो है तो इसका मतलब अल्फा जीरो होगा, अल्फा जीरो है तो अल्फा अल्फा जीरो होगा। एक तो ये नॉन नेगेटिविटी कंडीशन और ऋणात्मकता। दूसरा सिमेट्रिक, तो अल्फा बीटा सॉल्व करें या बीटा अल्फा करें सॉल्व। अल्फा बीटा इक्वल टू बीटा बार अल्फा बार। एक तो ये सॉल्व करें, तो ये बार अपना कॉम्प्लेक्स की वजह से आता है। अगर ये कॉम्प्लेक्स में से उठाए हमने, एफ की वैल्यू अगर मेरी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मैं ये लिखूंगा, और अगर एफ की वैल्यू अगर आर है, रियल नंबर है, तो अल्फा बीटा इक्वल टू बीटा अल्फा हो जाएगा, है ना। तो ये दूसरी कंडीशन होगी। और तीसरी लीनियरिटी, रैखिकता। लीनियरिटी भी याद होगा, ए अल्फा प्लस बी बीटा गामा इक्वल टू ए अल्फा गामा प्लस बी बीटा गामा। ये आपके पास तीन प्रॉपर्टी है। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी फॉलो होती है तो जो भी आपका डेफिनेशन दी गई है इनर प्रोडक्ट की, जो भी है, तो वो आपका इनर प्रोडक्ट में सही बनेगा फंक्शन जब ये तीन कंडीशन फॉलो करेगा। ठीक है, तो आज हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। V2R हमने वेक्टर स्पेस लिया है और V2R में से दो एलिमेंट उठा रहे हैं, एक अल्फा और एक बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा। तो V2R में से जो एलिमेंट आएंगे वो ऑर्डर पेयर होंगे, टपल होंगे ना, A1 A2 और B1 B2 मान लेते हैं। और जिसमें से A1 A2 और B1 B2 चारों ही वैल्यू हमें पता है, ये चारों वैल्यू किससे आएंगे, रियल नंबर से। और हम डिफाइन कर रहे हैं अल्फा बीटा का जो प्रोडक्ट है इनर प्रोडक्ट, उसकी डेफिनेशन हम ऐसा दे रहे हैं, A1 का मल्टीप्लाई B1 से करेंगे, A2 का मल्टीप्लाई B1 से, माइनस करेंगे प्लस 2A2 B2 माइनस A1 B2। ये डेफिनेशन दी है। इसका मीनिंग जो है अल्फा बीटा इनर प्रोडक्ट का मतलब ये है। अगर ये डेफिनेशन जो है हमें बताना है कि ये इनर प्रोडक्ट स्पेस बनाएगा, ये इनर प्रोडक्ट स्पेस है, अंतर गुणन समष्टि है ये। अब ये स्पेस है, स्पेस तो V2R ही है और ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इनर प्रोडक्ट बना रहा है, तो तीन कंडीशन बतानी है। ठीक है, तो पहली कंडीशन हम लेते हैं नॉन नेगेटिविटी। ठीक है, अऋणात्मकता। नॉन नेगेटिविटी में क्या है कि पहले हम अल्फा अल्फा सॉल्व कर लेते हैं। चलो, अल्फा अल्फा वैल्यू क्या आएगी, अगर ये वैल्यू जीरो है ना, या ये वैल्यू आपका पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चेक करना है और जीरो चेक करना है, तो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो अल्फा अल्फा का मतलब क्या है, यहाँ से A1 B1 जो आपका लिखा हुआ है ना, उसको आप रिप्लेस किससे करोगे, पहला भी एलिमेंट आपका A1 A2 है और दूसरा एलिमेंट भी A1 A2 है। ठीक है, और बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, A1 B1 का जाएगा A1 A1 माइनस A2 A1 प्लस 2 A2 A2 माइनस A1 A2। तो ये हो जाएगा आपका A1 स्क्वायर, A2 A1 और A1 A2 हो गया माइनस का 2 A1 A2 प्लस 2 A2 स्क्वायर। तो मुझे चेक करना है कि ये वैल्यू नॉन नेगेटिव हो, मतलब पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव कब होगा, अगर ये स्क्वायर के फॉर्म में तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा।
तो मुझे यही चेक करना भाई, एक ही तरीका बनता है कि स्क्वायर हो, तो ये होल स्क्वायर बनता दिख रहा है मुझे, a1 स्क्वायर माइनस 2a1 a2 और प्लस a2 स्क्वायर, प्लस a2 स्क्वायर अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। पहला वाला टर्म भी पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव है, दोनों को प्लस करने पे पॉजिटिव आंसर आएगा। तो हम यहाँ पे क्लियरली बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगी, पहली और दूसरी बात, अगर अल्फा अल्फा की वैल्यू 0 है तो आपको अल्फा 0 होना चाहिए। अगर अल्फा अल्फा की वैल्यू 0 है तो अल्फा अल्फा तो हमने सॉल्व कर रखा है ना, a1 माइनस a2 प्लस a2 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू 0 कब आएगी भाई, जब स्क्वायर करने पे तो हमेशा पॉजिटिव ही नंबर आता है, प्लस करने पे कभी 0 तो कभी आ सकता है जब a1 माइनस a2 0 हो और a2 भी 0 हो, कभी आ सकता है, मतलब a1 इक्वल टू a2 हो जाएगा और a2 की वैल्यू 0 है, मीन्स a1 भी 0 है a2 भी 0 है, तो a1 a2 0 है, तो a1 a2 का जो पेयर बनेगा ये भी आपका क्या बनेगा 0,0, मतलब कि अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0। इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि हाँ नॉन नेगेटिव वाली कंडीशन फॉलो होती है। दूसरी चीज सिमेट्रिक सममितता, सेकंड पॉइंट सिमेट्री सममितता, तो सिमेट्री के लिए हम अल्फा बीटा लेके सॉल्व करेंगे, बीटा अल्फा बताएंगे, रियल नंबर से उठा रहे हैं तो बीटा बार अल्फा बार की जरूरत नहीं है, अल्फा बीटा इक्वल टू बीटा अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा बीटा की डेफिनेशन a1 b1 a2 b1, ठीक है। अब इसको रिवर्स कर लेते हैं, a1 b1 को b1 a1 लिखते हैं, इसको b1 a2 लिखते हैं, प्लस 2 को 2 लिखते हैं, b2 a2 कर देते हैं इसे और माइनस b2 a1 कर देते हैं, ठीक। अब अरेंजमेंट कर लेते हैं, पहले a1 1 है, यहाँ भी 1 1 है, चल जाएगा, फिर मेरा 2 1 होना चाहिए, तो मैं 2 1 को पहले लिख लेता हूँ, 2 2, तो ये भी 2 2 है देखो, माइनस फिर 1 2, तो 1 2 को मैं बाद में लिख लेता हूँ, तो इसी हिसाब से मैंने अरेंज कर लिया इसको, ठीक है। अब इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग सेम टू सेम है, पहले बी आ रहा है बाद में ए आ रहा है, यानी कि पहले बीटा है बाद में अल्फा, तो ये प्रूफ हो गया। ऐसे थर्ड पॉइंट है मेरा लीनियरिटी, रैखिकता, तो रैखिकता के लिए आपको 3 वैल्यू लेनी पड़ेगी v2 में से, अल्फा बीटा गामा, तो एक गामा और एक्स लेना पड़ेगा, तो उसको फिर c1 c2 ले लेते हैं, तो अल्फा बीटा को ले सकते हैं, और ए भी आपका रह गया रहेगा, तो अल्फा बीटा ए अल्फा प्लस बी बीटा कोमा गामा, ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो a1 a2 प्लस b1 b2 कोमा गामा c1 c2, पहले इसको सॉल्व कर ले, एलिमेंट बना ले, तो पहला एक एलिमेंट होगा दूसरा होगा, ठीक है, यानी कि पहले आपका एक पेयर होगा a1 a2 और दूसरा पेयर होगा b1 b2, तब आप इसको सॉल्व करके ऐसा लिख पाएंगे। तो यहाँ भी हम इसको सॉल्व करने पड़े a1 प्लस b1, a1 प्लस b1, तो पहली वैल्यू जाएगी, एक पहला पेयर का पहला एलिमेंट हो जाएगा, और a2 प्लस b2 कॉमा c1। अब यहाँ डेफिनेशन अप्लाई कर दे, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये जो पहले वैल्यू आपका a1 है, दूसरा a2 है, ये तो b1 है b2 है, तो वैल्यू जो आपके पास ये जो आपका फॉर्म बना हुआ है पहले से, इसमें रिप्लेसमेंट कर दो, a1 की जगह तो ये पहला वाला आ जाएगा पार्ट, b1 की जगह आ जाएगा c1, माइनस a2 की वैल्यू a2 प्लस b2 और b1 की वैल्यू c1 प्लस 2 a2 प्लस b2 इंटू b2 माइनस a1 इंटू b2, बस इसको सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे फॉर्म क्या चाहिए, ए वाला पार्ट कॉमन ले लेंगे, तो ए वाले पार्ट में आपके पास 4 टर्म आ जाएंगी, ये वाली 4, इसको जो सिंप्लीफाई करोगे तो ए के साथ कॉमन आकर क्या जाएगा a1 b1 a2 b1 a2 b2 a1 b2, ये ए के साथ कॉमन आ जाएगा और प्लस बी के साथ कॉमन आ जाएगा
B1 की जगह आ जाएगा गामा, है ना, गामा चलेगा ना, B1 B2 नहीं होगा, C1 C2 होगा, C1 C1 C2, ये वैल्यू मिलेगी। तो B के साथ आ जाएगा आपका बीटा गामा, तो B कॉमन आ जाएगा तो ये जाएगा बीटा गामा, यानी कि B1 C1 माइनस B2 C1 प्लस 2 B2 C2 माइनस B1 C2। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, A अल्फा गामा, और इसे लिख सकते हैं हम B बीटा गामा, दोनों का एडिशन हो रहा है, तो फाइनल आपका लीनियरिटी प्रॉपर्टी रैखिकता वाली कंडीशन आ जाएगी, और तीनों चीजें सी सॉल्व हो गई, तो ये आपका लीनियर इनर प्रोडक्ट स्पेस बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। और अगर प्रॉपर्टी नहीं बनेगी कोई एक भी, तो ये लीनियर, ये इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं है जरूरी। ठीक है, एक भी नहीं बनती है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि R2R मेरा मान लो वेक्टर स्पेस है, और इसमें से मैंने दो एलिमेंट उठाए V U और V, और U और V ये जो है इनर प्रोडक्ट स्पेस बन रहा है, पहले से ही बोल रही है कि ये इनर प्रोडक्ट स्पेस है, आंतर गुणन समझती है, और ये जो है स्टैंडर्ड मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, स्टैंडर्ड मल्टीप्लीकेशन मानक आंतर गुणन है, स्टैंडर्ड इनर मल्टीप्लीकेशन स्पेस है, और अल्फा की वैल्यू 1 2, बीटा की वैल्यू -1 1 बी में दी गई है, और गामा जो है हमारे पास कुछ इस टाइप से है, गामा की वैल्यू अल्फा गामा जो है वो मेरे पास आ रहा है -1, और बीटा गामा की जो वैल्यू है वो है 3। ठीक, अब मुझे गामा की वैल्यू बतानी है, अल्फा पता है, बीटा पता है, और ये पता है कि ये डेफिनेशन है वो एक्चुअली स्टैंडर्ड मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्म है। ठीक है, स्टैंडर्ड मल्टीप्लीकेशन फॉर्म से मतलब क्या है कि जैसे आपको दिया है अल्फा गामा, ठीक है, अल्फा गामा की वैल्यू क्या थी -1, तो स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि मान लीजिए दो वैल्यू मेरी अल्फा बीटा है, A1 A2 B1 B2। ठीक है, तो स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई का मतलब है कि A1 का मल्टीप्लाई B1 से हो जाएगा, और प्लस A2 का मल्टीप्लाई B2 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना स्टैंडर्ड, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये होती है डेफिनेशन, उन्होंने इस डेफिनेशन पे डिफाइन किया हुआ है। अब आपको अल्फा गामा दिया, बीटा गामा दिया है, और आपको गामा की वैल्यू बतानी है, तो पहले तो हम अल्फा गामा ले लेते हैं, तो अल्फा गामा इक्वल टू -1। अब मुझे अल्फा तो पता है, अल्फा तो मुझे मालूम है, गामा नहीं पता है, तो गामा एक काम करते हैं हम x y ले लेते हैं। ठीक है, और इक्वल टू -1, उसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, x प्लस 2y इक्वल टू -1, और दूसरा है मेरा बीटा गामा, तो बीटा की वैल्यू -1 1, और गामा तो एक्स वाई ले रखा है पहले भी, क्योंकि 3 है, तो ये जाएगा -x प्लस वाई इक्वल टू 3, -x प्लस वाई इक्वल टू 3, इसको सॉल्व करते ऐड कर देते हैं, तो जाएगा 3y इक्वल टू 2, y इक्वल टू जाएगा 2/3, y के लिए 2/3 पुट करेंगे तो x इक्वल टू जाएगा y -3, x की y की वैल्यू मुझे पता ही है इसमें, तो y इक्वल टू जाएगा 3 प्लस x नहीं, y पुट करना ना, y -3 इक्वल टू x, तो ये जाएगा 2/3 -3 इक्वल टू x, और x की वैल्यू मिल जाएगी -7/3, तो इस टाइप से मेरे पास गामा मिल जाएगा -7/3 और 2/3, इस टाइप की अब हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड अगर आपको दिया गया तो आपको याद रखना कैसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना। इस टाइप के क्वेश्चन है, या ट्राई करो, सॉल्व करके देखो।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑर्थोगोनलिटी। लांबिकता, ठीक है। अगर दो मेरे पास वेक्टर हैं, अगर ये दोनों ऑर्थोगोनल हैं, तो इनका जो इनर प्रोडक्ट वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, ध्यान रखिए। बस इतना, यही डेफिनेशन है कि अगर ये दूसरे पर ऑर्थोगोनल है तो इनका इनर प्रोडक्ट की जो वैल्यू आएगी वो 0 होगी, ठीक है। और इनके बीच का जो एंगल होगा cos थीटा क्या होता है, अल्फा बीटा अपॉन नॉर्म अल्फा और नॉर्म बीटा, जिसमें आपको पहली वैल्यू 0 है, तो cos थीटा आपका क्या 0 है। तो कब होगा, जब एंगल 90 डिग्री होगा। तो वैसे भी 90 डिग्री है लांबिकता, मतलब ऑर्थोगोनलिटी का मतलब भी 90 डिग्री है। तो जब भी एंगल 90 डिग्री होगा, दो कहते हैं वेक्टर के बीच में, तो इनका इनर प्रोडक्ट 0 आएगा और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। ये आपको याद रखना है। और ऐसे जितने भी वेक्टर बन सकते हैं, जितने भी अल्फा बीटा के जितने भी पेयर बन सकते हैं, वो सारे के सारे अपने एक सेट बना देंगे। मान लो ये 4 एलिमेंट है मेरे ऑर्थोगोनल है, यानी कि अल्फा ऑर्थोगोनल है 3 पर, गामा ऑर्थोगोनल है बाकी 3 पे, बीटा भी बाकी 3 पे, डेल्टा भी बाकी 3 पर। तो ये जो पूरा सेट बन रहा है, इसको मैं बोल रहा हूँ ऑर्थोगोनल सेट, लांबिक समुच्चय, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे ऑर्थोगोनल सेट, लांबिक समुच्चय। एक होता है ऑर्थोनॉर्मल सेट, एक ऑर्थोगोनल हो गया, एक होता है ऑर्थोनॉर्मल सेट, ठीक है। अब अगर ऑर्थोनॉर्मल सेट है, कोई मान लो कैपिटल एस मेरा एक सेट है, बी में से निकाला है, और इस सेट को मैं ऑर्थोनॉर्मल बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर ऑर्थोनॉर्मल बोला तो इसमें तो कोई भी दो एलिमेंट उठाओगे, यूज करो, इसका आंसर एक तो आएगा 0, ठीक है। दूसरी बात, अल्फा का खुद के साथ वैल्यू आएगी 1, यानी कि इसकी वैल्यू 1 आने का मतलब क्या है कि नॉर्म इसका 1 होगा। तो नॉर्म 1 कब होता है, जब ये यूनिट वेक्टर होता है, इकाई सदिश, ठीक है। जब ये यूनिट वेक्टर होगा, मतलब कि यूनिट वेक्टर का सेट, हम ऐसा कहें यूनिट वेक्टर का सेट, जो भी वेक्टर आप उठाओगे यूनिट वेक्टर होगा उसका सेट, लेकिन ये यूनिट वेक्टर आपस में ऑर्थोगोनल है। मतलब मेरे अल्फा बीटा गामा मान लो 3 वेक्टर का ये सेट है, और इसको ऑर्थोनॉर्मल कह रहा हूँ, यानी कि ये अल्फा बीटा, अल्फा गामा, बीटा गामा, है ना, अल्फा बीटा बीटा अल्फा तो एक ही बात है। ये सारा वैल्यू मेरा क्या रहा है 0, और अल्फा का नॉर्म, बीटा का नॉर्म, गामा का नॉर्म, ये सारी वैल्यू आपकी क्या बनी, तभी हम इसको कह पाएंगे ऑर्थोनॉर्मल सेट, ठीक है। और ये यानी कि सारे के सारे एलिमेंट आपके यूनिट वेक्टर होने चाहिए, इकाई सदिश होने चाहिए, और एक दूसरे पर ऑर्थोगोनल भी होने चाहिए। ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी तो फॉलो करेंगे, लेकिन इकाई सदिश वाली प्रॉपर्टी और यूनिट वेक्टर वाली कंडीशन और, तभी ये सेट मेरा ऑर्थोनॉर्मल कहलाएगा। अदरवाइज वो ऑर्थोगोनल सेट तो था ही कम, ठीक है। और ऐसे सेट हम बना सकते हैं V2R में से, अगर हम E1 और E2 ले लें, E1 E2 कौन से, 0 1 और 1 0, ये E1 और E2 है। ये जो सेट है ये मेरा ऑर्थोगोनल सेट है, ऑर्थोनॉर्मल भी है। ऑर्थोनॉर्मल कैसे, क्योंकि जो भी एलिमेंट होगा E1 E2 एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो 0 होगा, और E1 का E1 से डिस्टेंस 1 आएगा, E2 का E2 से डिस्टेंस भी 1 आएगा, ठीक है। इस टाइप से हम इसको बता सकते हैं। ऐसे V3 में बना सकते हो E1 E2 E3, और ये जितने भी आपके सेट बन रहे हैं, प्रसामान्य लांबिक समुच्चय, ऑर्थोनॉर्मल सेट, इसमें जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं ये आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं, एलआई होते हैं, हमेशा याद रखिए। ये जो सेट है हमेशा एलआई होगा। इसकी थ्योरम कर लेना, एक थ्योरम नंबर 10, या आप लोग ट्राई करना थ्योरम नंबर 10, ट्राई कर लेना। 12 नंबर थ्योरम हम कल पढ़ेंगे, 12 थ्योरम आज नहीं करा रहे। अभी हम बात कर रहे हैं कि जो सेट हमने एस बनाया है,
ये Li है और ये Ls जो है मेरा V को अगर जनरेट करता ही है ना, तो ये बेसिस तो बनेगा ही बनेगा, आधार बन जाएगा। और चूंकि ये डेफिनेशन से ऑर्थोगोनल है या ऑर्थोनॉर्मल है, तो इसको हम बोलेंगे ऑर्थोगोनल या ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ठीक है, ऑर्थोगोनल या ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बोलेंगे इसमें। तो ये नाम है थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ जाएगी इसमें कि बेसिस की प्रॉपर्टी के साथ उस प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे हम, कौन सी, ऑर्थोगोनल की या ऑर्थोनॉर्मल की प्रॉपर्टी और ऐड हो गई है, तो उनको नाम में प्रॉपर्टी बताना है, तो नाम हमें थोड़ा चेंज करना पड़ता है, हम शुरू से यही पढ़ते आ रहे हैं। तो हमारा जो नाम हो जाएगा वो होगा ऑर्थोगोनल बेसिस या ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। तो ऑर्थोगोनल वर्ड में एक प्रॉपर्टी आती है, ऑर्थोगोनल में दो प्रॉपर्टी आ जाती है, बेसिस वाली दो प्रॉपर्टी तो दोनों में इंक्लूड हो गई। ये हम करेंगे। और इसके बाद फिर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आज हम नहीं पढ़ रहे, कल इतना करके रखो क्योंकि काफी सारा काम दे दिया हमने। कल हम थ्योरम वाली पढ़ेगी, ग्राम स्मिथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस कि हम जो हमने बेसिस चूज किया है उस बेसिस से ऑर्थोगोनल बेसिस बनाएंगे। तो ये प्रोसेस हम पढ़ेंगे पूरी कल कि कैसे ही वाले हम बेसिस को ऑर्थोगोनल बेसिस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ऑर्थोगोनल आपको एलिमेंट जो कि बेसिस बने, ऑर्थोगोनल अपन बेसिस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये हम पूरी प्रोसेस समझेंगे और इसकी बेस पर क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ये कल आपका हो जाएगा एंड।